हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी व्याकरण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है क्रिया। क्रिया से संबंधित जो प्रश्न है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्रिया एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर जगह हमारे काम में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिया। क्रिया, अब सबसे पहले हम इसकी परिभाषा समझते हैं। वाक्य में प्रयुक्त ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। परिभाषा देखिए आप, परिभाषा क्या होती है क्रिया की? वाक्य में प्रयुक्त ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे मैंने लिखा राम पुस्तक पढ़ रहा है। अब यहाँ राम क्या काम कर रहा है? पढ़ने का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? पढ़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ जो क्रिया है वो क्या कहलाएगी? पढ़। अर्थात ये जो पढ़ शब्द है ये क्या है? क्रिया है। और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे श्याम दौड़ रहा है। श्याम क्या कर रहा है? दौड़ने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? दौड़ने का काम कर रहा है। तो दौड़ने का काम कर रहा है, तो ये जो है ये दौड़ना ही क्या कहलाएगी? क्रिया कहलाएगी। और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा गीता गाना गा रही है। अब यहां देखिए गीता क्या कर रही है? गीता गाना गा रही है। तो क्या गा रही है? गाना। तो क्या काम कर रही है? गाने का काम कर रही है। क्या कर रही है? गाने का काम कर रही है। तो यहाँ क्या होगा? मतलब ये जो गाना है वही क्या कहलाएगी? क्रिया कहलाएगी। यानी कि ये जो गाना शब्द है, गा शब्द है, यही क्या है? क्रिया। अपना परिभाषा क्या थी? वाक्य में प्रयुक्त ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब एक चीज और देखिए आप, पहले तो आप इन शब्दों को समझिए कि वाक्य में प्रयुक्त ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। अब कार्य का करना या होना क्या होता है? सबसे पहले आप उसे समझिए। जैसे कर्ता के जब किसी कार्य को करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है तो वो तो होता है कार्य का करना। जैसे मैंने कहा राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ कर्म की जरूरत है, कर्म की जरूरत है। तो राम क्या कर रहा? राम पुस्तक पढ़ रहा है। कहने का मतलब है जिस क्रिया का कर्ता पर सीधा प्रभाव पड़े वो तो होना क्रिया मतलब होना में आ जाएगा, और जिसका कर्ता पर सीधा प्रभाव न पड़े वो क्या कहलाएगी? कार्य का करना कहलाएगी। तो राम पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें पढ़ना क्रिया होगी। श्याम दौड़ रहा है, इसमें दौड़ना क्रिया हो गई। गीता गाना गा रही, इसमें गाना क्रिया हो गई। तो ये थी इसकी परिभाषा। सबसे पहले आप समझिए कार्य का करना। इसका उदाहरण देखिए, कार्य का करना क्या होता है? जैसे मैंने लिखा राम पुस्तक पढ़ रहा है। उदाहरण पहले भी लिखाया था मैंने, लेकिन दोबारा देखिए, राम पुस्तक पढ़ रहा है। कहने का मतलब है जिस कार्य को करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है वो तो होता है कार्य का करना। जिस कार्य को करने के लिए कर्म की जरूरत पड़ती है वो तो क्या होता है? कार्य का करना। और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा बच्चों ने चित्र बनाए। बच्चों ने क्या बनाए? चित्र बनाए। तो चित्र बनाने के लिए मतलब इस कार्य को करने के लिए कर्म की आवश्यकता हो गई। तो जहां कार्य को करने के लिए कर्म की आवश्यकता होगी वहां
क्या होता है, वहां कार्य का करना होता है। परिभाषा के अनुसार आप समझिए, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना, तो इन शब्दों से हमें किसी कार्य का करना पता चल रहा है। अब कार्य का होना है उसको समझते हैं, कार्य का होना। अब इसका उदाहरण देखिए, जैसे मैंने लिखा बच्चा होशियार है, बच्चा होशियार है। अब इसमें कार्य का होना का मतलब क्या होता है, जिस कार्य को करने के लिए किसी कर्म की जरूरत नहीं पड़ती वह कार्य का होना होता है। तो परिभाषा के अनुसार आप देखिए, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, कार्य का करना के किस प्रकार के उदाहरण होते हैं, इस प्रकार के उदाहरण होते हैं, और कार्य का होना में किस प्रकार के होते हैं, इस प्रकार के उदाहरण होते हैं। कहने का मतलब परिभाषा में जो शब्द है, जिन शब्दों से हमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, तो करना में तो क्या होता है, कर्म की आवश्यकता होती है, जबकि होना में हमें कर्म की कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे उदाहरण देखिए, बच्चा होशियार है। एक उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा बच्चे भूखे हैं, बच्चे भूखे हैं। तो कार्य का होना क्या है, बच्चे भूखे हैं। कार्य का होना में किस प्रकार के उदाहरण मिलेंगे, जिनमें कर्म की जरूरत नहीं होती है। तो ये है परिभाषा के अनुसार कार्य का करना ऐसे होते हैं, कार्य का होना में क्या होता है, जिनमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हिंदी में जो क्रिया है वो कहां से आई, तो हिंदी में जो क्रिया है वो संस्कृत से हिंदी में आई है। कहां से आई है, संस्कृत से हिंदी में आई है। क्रिया जो है वो संस्कृत से हिंदी में आई है। दूसरी बात है, संस्कृत में इसको धातु कहा जाता है। संस्कृत में इसको क्या कहा जाता है, धातु कहा जाता है। आगे देखिए, धातु में जब ना जोड़ दिया जाता है तब वह क्रिया बन जाती है या कहलाती है। यानी कि धातु में जब ना जोड़ दिया जाता है तब वह क्रिया बन जाती है, क्रिया कहलाती है। उदाहरण देखिए आप इसका, उदाहरण जैसे पढ़ धातु है, पढ़ क्या है, धातु है। जब हम इसमें ना जोड़ देंगे, जब हम इसमें क्या जोड़ देंगे, ना, तो क्या बनेगा, ये पढ़ना। तो ये तो क्या कहलाई, धातु, और ये क्या कहलाएगी, क्रिया। यानी कि पढ़ तो क्या है, धातु, जब इसमें ना शब्द जोड़ देंगे तो ये क्या कहलाएगी, क्रिया। और उदाहरण देखते हैं, जैसे मैंने लिखा लिख, तो ये क्या हो गया, लिखना। जैसे मैंने लिखा गा प्लस ना, तो गाना। पी प्लस ना, तो पीना। काट प्लस ना, तो काटना। कहने का मतलब है, हिंदी में जो क्रिया है वो कहां से आई है, संस्कृत से आई है। संस्कृत में इसको किस नाम से जाना जाता है, धातु के नाम से जाना जाता है। यानी कि संस्कृत में इसको क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। धातु में जब ना जोड़ दिया जाता है, क्या जोड़ दिया जाता है, ना जोड़ दिया जाता है, तब वह क्रिया बन जाती है, क्रिया कहलाती है। जैसे पढ़ धातु है, इसमें ना जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगी, पढ़ना। और पढ़ना क्या हो जाएगी, क्रिया। लिख प्लस ना, तो लिखना भी क्रिया हो गई। लिख क्या है, धातु। गा प्लस ना, तो गाना। पी प्लस ना, पीना। काट प्लस ना, काटना। अर्थात ये तो क्या है, धातु। इनमें जब ना जोड़ दिया जाता है तो ये क्या बन जाती है, क्रिया बन जाती है। और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा सो प्लस ना, तो सोना। यानी कि जितना भी है, जितने भी धातु रूप हैं, उनमें जब ना जोड़ दिया जाता है तो वे क्या कहलाती, क्या बन जाती, क्रिया बन जाती है। हिंदी में उसे किस नाम से जाना जाता है, क्रिया के नाम से जाना जाता है। और संस्कृत में उसको क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्रिया के जो प्रकार है, क्रिया का वर्गीकरण, क्रिया का वर्गीकरण किन किन आधार पर किया जाता है। तो सबसे पहले आप देखिए, पहला तो है कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर। दूसरा है
काल के आधार पर। तीसरा है प्रयोग या रचना के आधार पर। यानी क्रिया का वर्गीकरण तीन आधार पर किया जाता है। पहला कर्म के आधार पर, दूसरा है काल के आधार पर और तीसरा है प्रयोग या रचना के आधार पर। अब इस वर्गीकरण में जो पहला वर्गीकरण है वो है कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया का जो वर्गीकरण है वो दो रूपों में किया जाता है। पहला है अकर्मक क्रिया, दूसरा है सकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला होता है अकर्मक क्रिया, दूसरा है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। एक तो होता है अपूर्ण अकर्मक, एक होता है पूर्ण अकर्मक। अकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। पहला होता है अपूर्ण अकर्मक और दूसरा होता है पूर्ण अकर्मक। इसी प्रकार सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। पहला होता है अपूर्ण सकर्मक, दूसरा होता है पूर्ण सकर्मक। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला होता है अपूर्ण सकर्मक, दूसरा होता है पूर्ण सकर्मक। अब ये जो पूर्ण सकर्मक है इसके भी दो भेद होते हैं। एक होता है एकर्मक और दूसरा होता है द्विकर्मक। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, अपूर्ण सकर्मक और पूर्ण सकर्मक। पूर्ण सकर्मक के भी आगे चलकर दो भेद होते हैं। पहला होता है एकर्मक और दूसरा होता है द्विकर्मक। दोबारा देख लीजिए आप डायग्राम को। क्रिया का जो वर्गीकरण है वो तीन आधार पर किया जाता है। पहला है कर्म के आधार पर, दूसरा है काल के आधार पर, तीसरा है प्रयोग या रचना के आधार पर। सबसे पहला क्या है? कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है अकर्मक क्रिया, दूसरा है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, अपूर्ण अकर्मक क्रिया और एक पूर्ण अकर्मक क्रिया। इसी प्रकार सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, अपूर्ण सकर्मक क्रिया और पूर्ण सकर्मक क्रिया। अब ये जो पूर्ण सकर्मक क्रिया है इसके भी दो भेद होते हैं। एक तो होता है, पहला है एककर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया, दूसरा है द्विकर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया। तो ये था इनका विभाजन। अब विस्तारित रूप से इनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले कर्म के आधार पर क्रिया का अध्ययन करेंगे, अकर्मक क्रिया का अध्ययन करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया से सूचित होने वाले व्यापार और उसका फल कर्ता पर ही उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। परिभाषा क्या है? जिस क्रिया से सूचित होने वाले व्यापार और उसका फल कर्ता पर ही पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। और दूसरे शब्दों में समझे तो जैसे करते हैं, जिस क्रिया के साथ किसी कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अर्थात कर्म का प्रयोग किए बिना ही वाक्य का पूर्ण भाव स्पष्ट हो जाता है, तो वहां प्रयुक्त क्रिया अकर्मक क्रिया
कहलाती है। परिभाषा देखिए आप, जैसे मैंने दो प्रकार से इन परिभाषाओं को समझाया आपको। पहला देखिए आप, जिस क्रिया से सूचित होने वाले व्यापार और उसका फल कर्ता पर ही पड़ता है उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। अगर साधारण शब्दों में समझे तो देखिए, इस क्रिया के साथ किसी कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, अर्थात कर्म का प्रयोग किए बिना ही वाक्य का पूर्ण भाव स्पष्ट हो जाता है, तो वहां प्रयुक्त क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो कौन सी होती है ये अकर्मक क्रिया? जैसे मैं बताता हूं आपको, जैसे रोना, रोना, नाचना, चलना, दौड़ना आदि जो क्रियाएं हैं वो मतलब अकर्मक क्रिया के रूप में ही प्रयुक्त होती है, यानी कि इन कार्यों को करने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे मैंने लिखा, राम रो रहा है। अब परिभाषा के अनुसार देखिए, क्रिया के साथ किसी कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, अर्थात कर्म का प्रयोग किए बिना ही वाक्य का पूर्ण भाव स्पष्ट हो जाता है, वहां अकर्मक क्रिया कहलाती है। दूसरा मैंने ये जो परिभाषा लिखवाई थी वो कहती है, जिस क्रिया से सूचित होने वाले व्यापार और उसका फल कर्ता पर ही पड़ता है। तो राम रो रहा है, रोने का जो प्रभाव वो किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है, अर्थात राम पर पड़ रहा है। तो यहाँ जो ये क्रिया है वो क्या कहलाएगी? अकर्मक क्रिया कहलाएगी। अकर्मक क्रिया कहने का मतलब है जिस क्रिया का सीधा सीधा प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है, अर्थात कर्ता ही प्रभावित होता है, वहां जो क्रिया प्रयुक्त होती है वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। अब राम रो रहा है, रोने का जो प्रभाव वो किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है, अर्थात राम पर पड़ रहा है। तो यहाँ जो ये क्रिया है वो कैसी कहलाएगी? अकर्मक क्रिया कहलाएगी। और उदाहरण देख लेते, जैसे मैंने लिखा, श्याम दौड़ रहा है। श्याम क्या कर रहा है? दौड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ क्रिया क्या है? दौड़ना। अब जो दौड़ना है उसका सीधा सीधा प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है, अर्थात श्याम पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ जो ये क्रिया है वो कैसी कहलाएगी? अकर्मक क्रिया कहलाएगी। यानी कि जिस क्रिया को करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो यहाँ ये जो दौड़ है यही क्या कहलाएगी? अकर्मक क्रिया कहलाएगी। अकर्मक क्रिया, ये जो अकर्मक क्रिया है इसके दो भेद होते हैं। पहला भेद जो है वो है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। इसकी परिभाषा देखिए, जिस क्रिया के साथ किसी कर्म की आवश्यकता तो नहीं पड़ती, लेकिन किसी पूरक शब्द की आवश्यकता तो वह अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती है। आप समझे, जिस क्रिया के साथ किसी कर्म की तो आवश्यकता नहीं पड़ती लेकिन किसी पूरक शब्द की जरूरत या आवश्यकता पड़ती है, तो वह क्रिया कैसी कहलाती है? अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती है। आगे देखिए, होना, लगना, निकालना, ये तीनों क्रियाएं सदैव अपूर्ण अकर्मक क्रिया मानी जाती है। होना, लगना या निकलना, ये तीनों क्रियाएं क्या है? सदैव अपूर्ण अकर्मक क्रिया मानी जाती है। उदाहरण देखिए, जैसे मैंने लिखा,
मैं एक किसान हूं। मैं एक किसान हूं। तो किसान होना, तो होना से संबंधित आ गया, हूं का मतलब होना, यानी कि ये क्या है, किसान है। तो होना, लगना, निकलना, ये तीनों क्रियाएं सदैव किसमें आती है, अकर्मक क्रिया, अपूर्ण अकर्मक क्रिया में आती है। तो मैं एक किसान हूं, तो ये तो हो गया होना से संबंधित। एक उदाहरण और लिख देते हैं, जैसे मैंने लिखा, वह ईमानदार लगता है। वह ईमानदार लगता है, तो लगना हो गया यहाँ, यहाँ क्या हो गया, लगना। होना, लगना, निकलना, ये तीनों क्रियाएं सदैव अपूर्ण अकर्मक क्रिया मान जाते हैं। निकलना से संबंधित देखते हैं, वह बेईमान निकला। वह बेईमान निकला, तो यहां कौन सा हो गया, निकलना। निकलना, वह बेईमान निकला, निकलना किसमें आएगी, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। यानी कि होना, लगना और निकलना, इन तीनों, ये जो तीनों क्रियाएं हैं सदैव अपूर्ण अकर्मक क्रिया मानी जाती। आप तो एक विशेष ध्यान रखिए, जहां होना, लगना और निकलना से संबंधित क्रियाएं होती है, वे सदैव अपूर्ण अकर्मक क्रिया मानी जाती। तो ये थी अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अब इस अकर्मक क्रिया का दूसरा भाग है पूर्ण अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ न तो कर्म की आवश्यकता पड़ती है और न ही किसी पूरक शब्द की आवश्यकता पड़ती है, तो वह पूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती है। आप समझिए, जो अपूर्ण अकर्मक क्रिया थी उसमें कर्म की तो आवश्यकता नहीं पड़ती थी, लेकिन पूरक शब्द की आवश्यकता थी। इस पूर्ण अकर्मक क्रिया में क्रिया के साथ न तो कर्म की आवश्यकता पड़ती है, न ही किसी पूरक शब्द की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी क्रियाएं सदैव क्या कहलाती है, पूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती है। आगे जैसे जो पूर्ण अकर्मक क्रिया वो कौन सी होती है, जैसे रोना, हंसना, दौड़ना, चलना, गाना, आदि सारी क्या कहलाती है, पूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती है। आदि सारी क्या कहलाती है, आदि सारी क्रिया क्या कहलाती है, पूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती है। पहचान के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्रियावाचक सबसे पहले, क्रियावाचक सबसे पहले क्या क्या शब्द से प्रश्न किए जाने पर उसका कोई भी काल्पनिक उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो वहां प्रयुक्त क्रिया पूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती है। समझिए आप, क्रियावाचक सबसे पहले क्या शब्द से प्रश्न किए जाने पर उसका कोई भी काल्पनिक उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो वहां प्रयुक्त क्रिया पूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती है। और दूसरी अगर पहचान देखें तो क्या होता है कि जो पूर्ण अकर्मक क्रिया होती है वो कौन कौन सी होती है, रोना, हंसना, दौड़ना, चलना, गाना, आदि सारी क्रियाएं पूर्ण अकर्मक क्रिया
कहलाती है। और यदि क्रियावाचक शब्द से पहले क्या लगाकर यदि प्रश्न किया जाता है और उस प्रश्न का कोई भी काल्पनिक उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसी क्रिया सदैव क्या कहलाती है? पूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती है। उदाहरण देखिए, जैसे मैंने लिखा राम रो रहा है, राम रो रहा है। अब देखिए, न तो कर्म की आवश्यकता है, न ही किसी पूरक शब्द की आवश्यकता है, तो ये क्रिया क्या कहलाएगी? पूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाएगी। रोना, हंसना, दौड़ना, चलना, गाना आदि सारी क्या कहलाती है? पूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती है। एक पहचान बताई थी मैंने क्रियावाचक शब्द से पहले क्या शब्द से प्रश्न किए जाने पर। यदि हम प्रश्न करें राम क्या कर रहा है, या सॉरी राम क्या कर रहा है, रो से पहले क्या लगाकर यदि हम प्रश्न पूछते हैं और उसका कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? पूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती है। राम रो रहा है, तो राम क्या रहा है? राम क्या रहा है, इसका कोई भी उत्तर प्राप्त हमें नहीं हो रहा, तो ये क्रिया क्या कहलाएगी? पूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाएगी। और उदाहरण देखते हैं, जैसे मैंने लिखा कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, तो यहाँ ये भौंकना है, ये क्रिया कैसी कहलाएगी? पूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाएगी। दूसरी बात, यदि क्या लगाकर प्रश्न करेंगे तो इसका कोई भी काल्पनिक उत्तर प्राप्त नहीं होता, तो ये क्रिया क्या कहलाएगी? पूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाएगी। तो ये थी दूसरा भाग, पूर्ण अकर्मक क्रिया। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। कर्म के आधार पर जो दूसरा प्रकार है क्रिया का, वो है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया परिभाषा देखिए आप, जिस क्रिया से सूचित होने वाले व्यापार का फल कर्ता के अलावा दूसरी वस्तु पर पड़ता है, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जिस क्रिया से सूचित होने वाले व्यापार का फल कर्ता के अलावा दूसरी वस्तु पर पड़ता है, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। या अगर सामान्य शब्दों में समझे तो, या जिस क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात कर्म का प्रयोग किए बिना वाक्य का पूर्ण भाव स्पष्ट नहीं होता है, वहाँ प्रयुक्त क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। परिभाषा समझिए आप, जिस क्रिया से सूचित होने वाले व्यापार का फल कर्ता के अलावा दूसरी वस्तु पर पड़ता है, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। या अगर सामान्य शब्दों में समझे तो जिस क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि जिस क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता अर्थात कर्म की जरूरत होती है, अर्थात सदैव कर्म की ही जरूरत पड़ती है, तो भी क्रिया क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। या फिर कर्म का प्रयोग किए बिना वाक्य का पूर्ण भाव स्पष्ट नहीं होता, यानी कि जब तक हम वाक्य में कर्म का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक वाक्य का पूर्ण भाव स्पष्ट नहीं होता है, तो वहां प्रयुक्त क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। कहने का मतलब है कि जिस क्रिया के साथ कर्म की जरूरत पड़ती है, या फिर वाक्य में कर्म का प्रयोग किए बिना वाक्य का पूर्ण भाव स्पष्ट नहीं हो पाता है, ऐसी क्रिया ही सकर्मक क्रिया कहलाती है। उदाहरण देखिए आप, पुत्र ने पत्र
लिखा, पुस्तक में क्या लिखा, पत्र लिखा। तो लिखना तो क्या होगी, क्रिया, क्या लिखा, पत्र लिखा। तो जिस क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता पड़ जाती है, जिस क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, ऐसी क्रिया सदैव क्या कहलाती है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। यानी कि कर्म कि वाक्य में कर्म की आवश्यकता होती है, कर्म के बिना वाक्य का पूर्ण भाव स्पष्ट नहीं हो पाता, ऐसी क्रिया क्या कहलाती है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो यहाँ ये जो लिखना है ये कैसी क्रिया, सकर्मक क्रिया है। और उदाहरण देखते, जैसे मैं लिखा, विश्व मोहन वीणा बजा रहे हैं, वीणा बजा रहे। तो यहाँ देखिए, विश्व मोहन वीणा बजा रहे हैं, बजाना क्या है, यहाँ क्रिया है। कैसी क्रिया है, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्यों है, क्योंकि इस क्रिया को करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है। यानी कि बजाने के लिए किस चीज की आवश्यकता, वीणा की आवश्यकता, अर्थात कर्म की जरूरत पड़ गई। तो जहां कर्म की आवश्यकता होती है क्रिया के साथ में, वह क्रिया क्या कहलाती है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो बजाना तो होगी क्रिया, और क्रिया के लिए किसकी आवश्यकता, वीणा की। तो कर्म क्या है, वीणा। तो यहाँ ये जो क्रिया है वो क्या कहलाएगी, सकर्मक क्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सकर्मक क्रिया। अब ये जो सकर्मक क्रिया है इसके भी दो भेद होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। पहला जो भेद है वो है अपूर्ण सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, जिसमें पहला है अपूर्ण सकर्मक। परिभाषा देखिए आप, जिस क्रिया के साथ कर्म के अलावा किसी अन्य पूरक शब्द की आवश्यकता पड़ती है, तो वहां प्रयुक्त क्रिया अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहलाती है। देखिए आप, जिस क्रिया के साथ कर्म के अलावा किसी अन्य पूरक शब्द की आवश्यकता पड़ती है, तो वहां प्रयुक्त जो क्रिया है वो कैसी कहलाती है, अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहलाती है। पहचान के तौर पे आप देखिए, मानना, समझना, चुनना। चुनना को एक तरीके से बोल सकते हैं चयन करना। बनाना, क्रियाएं, सदैव अपूर्ण क्रियाएं मानी जाती हैं। परिभाषा तो क्या है, क्रिया के साथ कर्म के अलावा एक पूरक शब्द की आवश्यकता पड़ती है, तो वहां प्रयुक्त क्रिया क्या कहलाती है, अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहलाती है। पहचान के तौर पे आप समझिए, मानना, समझना, चुनना, चुनना एक तरीके से चयन करना, बनाना आदि सारी क्रियाएं क्या कहलाती है, अपूर्ण सकर्मक क्रियाएं कहलाती है। कहने का मतलब है, जहां ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है या इस प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग कर दिया जाता है, ऐसी क्रियाएं सदैव अपूर्ण सकर्मक क्रियाएं मानी जाती हैं। उदाहरण देखिए आप इसका, वह मुझे भाई मानती है, वह मुझे भाई मानती है। तो मानना, समझना, चुनना, बनाना आदि सदैव अपूर्ण सकर्मक क्रियाएं मानी जाती है। तो यहाँ क्या कर रही है, वह मुझे भाई मानती है, मानने का काम करे, क्या करे, भाई मानने का काम करे। तो ये जो क्रिया है ये कैसी कहलाएगी, अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहलाएगी। ठीक है। और उदाहरण देखते हैं, जैसे हम उसे बेईमान
समझते हैं, हम उसे बेईमान समझते हैं। तो मानना समझना, समझते हैं कैसा, बेईमान। क्या समझते हैं, बेईमान समझते हैं। तो समझना भी किस में आ गया, अपूर्ण सकर्मक क्रिया में, अपूर्ण सकर्मक क्रिया में। तो ये जो समझना है ये क्रिया किस में आएगी, अपूर्ण सकर्मक क्रिया में आएगी। और उदाहरण देखते हैं, जैसे मैंने लिखा, हमने मोदी को प्रधान मंत्री चुना या बनाया। हमने मोदी को प्रधानमंत्री चुना या बनाया। तो चुनना और बनाना क्रिया किस में आएंगी, सदैव अपूर्ण सकर्मक क्रिया में आएंगे। अब यहाँ ये जो चुनना और बनाना शब्द है, ये देखिए, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। चुनना व चुनना और बनाना क्रिया का प्रयोग चयन करना होने पर ही अपूर्ण सकर्मक क्रिया मानी यदि इनका प्रयोग तोड़ना और निर्माण करना अर्थ में हो तो वहाँ ये पूर्ण सकर्मक क्रियाएं मानी जाती हैं। मैंने दो शब्द लिखाए थे, चुनना और बनाना। इन शब्दों को आप समझिए। चुनना और बनाना क्रिया का प्रयोग चयन करना होने पर, यानी कि यदि इनका प्रयोग चयन करने के रूप में हो रहा है, तब तो ये क्रिया क्या कहलाएगी, अपूर्ण सकर्मक क्रियाएं कहलाएगी। लेकिन यदि इनका प्रयोग तोड़ना और निर्माण करना अर्थ में हो रहा है, तो वहां ये पूर्ण सकर्मक क्रियाएं मानी जाती है। उदाहरण देखिए आप पीछे, मैंने अभी पीछे लिखवाया था, हमने मोदी को प्रधानमंत्री चुना या बनाया। हमने मोदी को प्रधानमंत्री चुना या बनाया। अब यहां तो ये क्रिया क्या कहलाएगी, अपूर्ण सकर्मक क्रिया। यहां तो ये क्रिया क्या कहलाएगी, अपूर्ण सकर्मक क्रिया। यानी कि चुनना और बनाना क्रिया का प्रयोग चयन करना होने पर, यानी कि जब किसी चीज का चयन करते उस रूप में इनके अर्थ का प्रयोग हो रहा है, तब तो ये क्या कहलाएगी, अपूर्ण सकर्मक क्रियाएं कहलाएगी। तो हमने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया या चुना, तो यहाँ ये जो क्रिया है वो क्या कहलाएगी, अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहलाएगी। अब इसके अलावा निर्माण करना या तोड़ना के अर्थ के रूप में यदि इनका प्रयोग किया जा रहा है, तो वहां क्रिया क्या कहलाएगी, पूर्ण सकर्मक क्रियाएं कहलाएंगी। तो उदाहरण देखिए आप इसका भी, जैसे मैंने लिखा, राधा लताओं से फूल चुनती है। राधा लताओं से फूल चुनती है। तो यहां भी चुनना हो गया। चुनना शब्द है, ये किस रूप में आया, चयन करने के रूप में तो आया, लेकिन ये क्या कर रही है, अलगाव का काम कर रही है, तोड़ने का काम कर रही है। लताओं से फूलों को अलग किया जा रहा है। देखिए आप शब्दों को समझिए। अपूर्ण सकर्मक क्रिया माना जाती है यदि इनका प्रयोग तोड़ना, यदि इनका प्रयोग अर्थात चुनना और बनाना शब्द का प्रयोग यदि तोड़ना के रूप में होता है, तो राधा लताओं से क्या करिए, फूल तोड़ने का काम कर रही है। तो यहाँ ये जो चुनना शब्द है, ये चुनती है, ये कैसी क्रिया कहलाएगी, पूर्ण सकर्मक क्रिया कहलाएगी। ये थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिए आप।
चुनना और बनाना क्रिया का प्रयोग यदि चयन करने के रूप में हो रहा है तब तो वह क्रिया कैसी मानी जाएगी? अपूर्ण सकर्मक क्रिया मानी जाएगी। लेकिन चुनना और बनाना का प्रयोग तोड़ना के रूप में हो रहा है या निर्माण करना के रूप में हो रहा है तो वह क्रिया कैसी मानी जाएगी? पूर्ण सकर्मक क्रिया मानी जाएगी। जैसे राधा लताओं से फूल चुनती है, तो राधा लताओं से क्या कर रही है? फूल तोड़ने का काम कर रही है, चुनने का काम कर रही है, फूलों को अलग किया जा रहा है। तो जहां तोड़ने का अर्थ के रूप में यदि इनका प्रयोग होता है तो वहां ये जो क्रिया है वो कैसी मानी जाएगी? पूर्ण सकर्मक की क्रिया मानी जाएगी। एक उदाहरण और देखते, जैसे मैंने लिखा, हमने एक मकान बनाया। हमने एक मकान बनाया, तो चुनना और बनाना चयन करने के रूप में हो रहा है। जैसे हमने मोदी को प्रधानमंत्री चुनना, तो यहाँ तो चयन करना होगा, तो यहाँ तो कैसी क्रिया कहलाएगी? अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहलाएगी। लेकिन यदि तोड़ना के रूप में हो रहा है, तो जैसे राधा लताओं से फूल चुनती है, तोड़ने का काम हो रहा है, तो पूर्ण सकर्मक क्रिया। हमने एक मकान बनाया, तो बनाना यानी कि तोड़ना और निर्माण, तोड़ना और निर्माण, तो यहाँ मकान बनाया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है। तो चुनना और बनाना का प्रयोग यदि तोड़ने या निर्माण करने के रूप में हो रहा है तो वहां क्रिया कैसी मानी जाएगी? पूर्ण सकर्मक क्रिया मानी जाएगी। तो यहाँ ये जो बनाया, बनाने से संबंधित ये क्रिया, ये कैसी? पूर्ण सकर्मक क्रिया है। यदि चयन करने से संबंधित हो तब तो अपूर्ण सकर्मक, और यदि तोड़ना और निर्माण करने से संबंधित है तब पूर्ण सकर्मक क्रिया मानी जाती है। तो ये थी सकर्मक क्रिया, तो ये था सकर्मक क्रिया का पहला पार्ट, पूर्ण सकर्मक क्रिया। अब जो सकर्मक क्रिया उसका दूसरा भाग है पूर्ण सकर्मक क्रिया, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। चले बढ़ते आगे। दूसरा जो पार्ट है वो है पूर्ण सकर्मक क्रिया। पूर्ण सकर्मक क्रिया, इसकी जिस क्रिया के साथ केवल आवश्यकता पड़ती है, कर्म के अलावा अन्य किसी पूरक शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो वहां प्रयुक्त क्रिया पूर्ण सकर्मक क्रिया मानी जाती है। परिभाषा देखिए, अब जिस क्रिया के साथ केवल कर्म की आवश्यकता पड़ती है, कर्म के अलावा इन्हें किसी पूरक शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो वहां प्रयुक्त क्रिया पूर्ण सकर्मक क्रिया कहलाती है या मानी जाती है। पहचान के तौर पे आप देखिए, वाक्य में प्रयुक्त क्रियावाचक सबसे पहले क्या शब्द से प्रश्न करने पर उसका काल्पनिक उत्तर प्राप्त होता है, तो प्रयुक्त क्रिया पूर्ण सकर्मक क्रिया कहलाती है। पहचान देखिए आप, वाक्य में प्रयुक्त क्रियावाचक शब्द से पहले यदि क्या शब्द से प्रश्न करने पर उसका काल्पनिक उत्तर प्राप्त हो जाता है तो वहां प्रयुक्त क्रिया पूर्ण सकर्मक क्रिया मानी जाती है, पूर्ण सकर्मक क्रिया कहलाती है। यदि क्या का उत्तर प्राप्त नहीं होता तो पहले मैंने बताया था, तो वह कैसी क्रिया मानी जाएगी? पूर्ण अकर्मक क्रिया मानी जाएगी। यदि उत्तर प्राप्त हो रहा है तब तो पूर्ण सकर्मक, और यदि उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा तो पूर्ण अकर्मक क्रिया मानी जाती है। तो क्या करने पर यदि हमें प्रश्न का उत्तर मिल जाता है तो वह कैसी क्रिया मानी जाती है? वह पूर्ण सकर्मक क्रिया मानी जाती है। उदाहरण देखते हैं,
जैसे उसी ने बोला था, उसी ने बोला था। बोलना क्रिया होगी। अब क्रियावाचक सबसे पहले यदि क्या लगाते हैं, जैसे क्या लगाया, क्या बोला, तो सच या झूठ। बच्चा पढ़ रहा है। अब बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ने के लिए किसी चीज की आवश्यकता होती है, तो जैसे यदि जो क्रिया वाचक शब्द होता है उससे पहले अगर क्या लगाते हैं, जैसे क्या लगाया, अब बच्चा क्या पढ़ रहा है, पुस्तक भी पढ़ रहा है, पुस्तक भी पढ़ सकता है, अखबार भी पढ़ सकता है, पत्रिका भी पढ़ सकता है। तो क्या लगाकर यदि प्रश्न करने पर उसका कोई काल्पनिक उत्तर प्राप्त होता है, तो ये काल्पनिक उत्तर प्राप्त हो रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, तो पुस्तक भी पढ़ सकता है, अखबार भी पढ़ सकता है, पत्रिका भी पढ़ सकता है। तो क्या लगाकर यदि काल्पनिक उत्तर प्राप्त हो जाता है तो वहां प्रयुक्त क्रिया पूर्ण सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो यहाँ ये जो पढ़ना है, बोलना है, ये क्रिया कैसी है, पूर्ण सकर्मक क्रिया। एक उदाहरण और देख लेते, जैसे मैंने लिखा किसान काट रहे थे, किसान काट रहे थे। अब जो क्रिया शब्द है, क्रियावाचक जो शब्द है, उससे पहले क्या लगाकर यदि प्रश्न करेंगे और उसका कोई काल्पनिक उत्तर आ रहा है, तो किसान क्या काट रहे हैं, तो किसान क्या काटते हैं, फसल। क्या काट रहे हैं, फसल। तो क्या लगाकर यदि क्रियावाचक सबसे पहले क्या शब्द से प्रश्न करने पर यदि उसका काल्पनिक उत्तर प्राप्त हो जाता है तो वहां प्रयुक्त क्रिया कैसी कहलाती है, पूर्ण सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो किसान काट रहे थे, क्या काट रहे थे, फसल काट रहे थे। तो यहाँ ये जो काटना क्रिया है, ये कैसी है, पूर्ण सकर्मक क्रिया है। तो ये थी पूर्ण सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का दूसरा पार्ट है पूर्ण सकर्मक क्रिया। अब इस पूर्ण सकर्मक क्रिया के भी दो भाग हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। पूर्ण सकर्मक क्रिया, इसके भी दो भाग होते हैं। पहला जो भाग है वो है एक कर्मक क्रिया। भाषा देखिए आप, यदि किसी वाक्य में केवल एक ही कर्म लिखा हुआ हो तो वहां एक कर्मक क्रिया मानी जाती है। यदि किसी वाक्य में केवल एक ही कर्म लिखा हुआ हो तो वहां एक कर्म की क्रिया मानी जाती है। ये पहचान देखिए आप, पहचान देखिए आप, यदि किसी वाक्य में केवल क्या प्रश्न का ही उत्तर प्राप्त हो रहा हो, तो यदि किसी वाक्य में केवल क्या प्रश्न का ही उत्तर प्राप्त हो रहा हो तो वहां प्रयुक्त क्रिया एक कर्मक क्रिया मानी जाती है। यानी कि यदि किसी वाक्य में केवल क्या प्रश्न का ही उत्तर प्राप्त हो रहा है तो वहां प्रयुक्त क्रिया एक कर्म की क्रिया मानी जाती है। उदाहरण देखिए आप इसका, मैंने आम खरीदे। तो मैंने आम खरीदे यानी कि एक कर्म है। यदि किसी वाक्य में केवल क्या प्रश्न का ही उत्तर, तो मैंने क्या खरीदे, आम खरीदे, तो कौन सा होगा इसमें, एक कर्मक क्रिया। क्या कहा, जो
क्या करने से यदि प्रश्न का केवल एक ही उत्तर प्राप्त हो रहा है, तो एक ही उत्तर प्राप्त हो रहा है, मैंने क्या खरीदे, आम खरीदे, यानी कि सिर्फ एक उत्तर प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ कैसी क्रिया मानी जाएगी, एक कर्मक क्रिया मानी जाएगी। ये ऐसे भी हो सकता है जैसे मैंने आम और संतरे खरीदे। अब यहां फल तो दो है, फल तो दो है, आम और संतरे, लेकिन उत्तर क्या प्रश्न का ही उत्तर प्राप्त होता है, तो मैंने क्या खरीदे, आम और संतरे, यानी कि काम जो कर्म है वो एक ही है, खरीदने का काम कर रहा है, क्या कर रहा है, आम और संतरे दोनों खरीदे हैं। हालांकि आम और संतरे है तो दो, लेकिन इसका जब क्या लगाकर प्रश्न करते हैं तो उत्तर एक ही प्राप्त होता है, मैंने क्या खरीदे, आम और संतरे, तो यहाँ कैसी क्रिया मानी जाएगी, एक कर्म की क्रिया मानी जाएगी, यानी कि क्या करने पर सिर्फ एक ही उत्तर प्राप्त होता है, एक कर्मक क्रिया, क्या करने में क्या प्रश्न का ही उत्तर प्राप्त हो रहा तो वहां प्रयुक्त क्रिया एक कर्म की क्रिया मानी जाती है। यानी कि मैंने क्या खरीदे, आम और संतरे खरीदे, मैंने मतलब मैंने आम खरीदे तो मैंने क्या खरीदे, आम खरीदे, मैंने आम और संतरे खरीदे तो मैंने क्या खरीदे, आम और संतरे खरीदे। आम और संतरे हालांकि अलग अलग है, लेकिन इनसे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि क्या प्रश्न का उत्तर एक ही आ रहा है, वो क्या आ रहा है, आम और संतरे। अगला उदाहरण देखते हैं, राम ने पाठ पढ़ा, तो राम ने क्या पढ़ा, पाठ पढ़ा, तो एक ही आ रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है, एक ही प्रश्न का उत्तर आ रहा है, क्या का सिर्फ एक ही जवाब अपने पास आ रहा है, तो यहां भी क्या होगी, एक कर्मक क्रिया। तो यहाँ देखिए, राम ने पाठ पढ़ा, राम ने क्या पढ़ा, पाठ पढ़ा, और अपने जो पूर्ण सकर्मक क्रिया में पहला जो पाठ है वो एक कर्मक क्रिया, यानी कि जहां एक ही कर्म की आवश्यकता रहती है, या फिर यदि किसी वाक्य में केवल क्या प्रश्न का ही उत्तर प्राप्त होता है, तो वहां प्रयुक्त क्रिया क्या कहलाती है, एक कर्मक क्रिया कहलाती है। तो राम ने पाठ पढ़ा, तो ये कैसी क्रिया, एक कर्मक क्रिया है। यदि क्या लगाकर प्रश्न करेंगे तो सिर्फ क्या का एक ही उत्तर अपने पास प्राप्त हो रहा है, वो क्या हो रहा है, पाठ पढ़ने का, तो राम ने क्या पढ़ा, पाठ पढ़ा। अब है पूर्ण सकर्मक क्रिया का दूसरा पार्ट है द्विकर्मक क्रिया। पूर्ण सकर्मक क्रिया का दूसरा पार्ट है द्विकर्मक क्रिया, यानी कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, द्विकर्मक यानी कि दो कर्मों की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। यदि किसी वाक्य में दो कर्मों का प्रयोग हो रहा है तो वहां प्रयुक्त क्रिया द्विकर्मक क्रिया है। परिभाषा देखिए आप, यदि किसी वाक्य में दो कर्मों का प्रयोग हो रहा है तो वहां प्रयुक्त क्रिया द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। पहचान देखिए आप इसकी, जब किसी वाक्य में क्या एवं किसे किसको दोनों प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो रहे हों तो वहां प्रयुक्त क्रिया द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। आप देखिए, जब किसी वाक्य में क्या एवं किसी किसको दोनों प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो रहे हो तो वहां प्रयुक्त क्रिया द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। उदाहरण देखिए आप इसका, जैसे मैंने लिखा, मैं आपको क्रिया पढ़ा रहा हूं। तो अब ये जो वाक्य है, इस वाक्य में यदि हमें क्या एवं किसे किसको दोनों प्रश्नों के उत्तर यदि हमें प्राप्त होते हैं
तो यहाँ प्रयुक्त क्रिया द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। यदि दोनों प्रश्नों के उत्तर हमें प्राप्त नहीं होते हैं तो यह द्विकर्मक क्रिया नहीं कहलाएगी। चलो ये देखते हैं। मैं आपको, तो आपको की जगह किसे या किसको, किसे या किसको, मैं किसको क्रिया पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको क्रिया पढ़ा रहा हूं। प्रश्न का जवाब मिल गया। अब क्रिया जो है तो मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, तो क्या का जवाब भी हमें मिल गया। यानी कि क्या एवं किसी किसको यदि दोनों प्रश्नों का उत्तर हमें मिल जाता है तो वहां प्रयुक्त क्रिया कौन सी है, पढ़ाना या क्रिया, तो ये कैसी कहलाएगी, द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। कैसी क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया। चलिए और उदाहरण देखते हैं। जैसे मैंने लिखा, राम ने श्याम को पत्र लिखा। राम ने श्याम को पत्र लिखा। अब पहचान देखिए, अब जब किसी वाक्य में क्या एवं किसी किसको दोनों प्रश्नों के यदि हमें उत्तर प्राप्त हो रहे हो तो वहां प्रयुक्त क्रिया द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। आप देखिए, राम ने श्याम को, तो श्याम की जगह लिखेंगे किसे या किसको। राम ने किसको पत्र लिखा, तो उत्तर प्राप्त हो रहा है, किसको लिखा, श्याम को। अब राम ने श्याम को पत्र की जगह लिखेंगे क्या, तो राम ने श्याम को क्या लिखा, तो क्या का जवाब भी हमें प्राप्त हो रहा है, क्या लिखा, पत्र लिखा। तो क्या एवं किसी किसको दोनों प्रश्नों के उत्तर हमें प्राप्त हो रहे, इसलिए ये यहाँ प्रयुक्त क्रिया कौन सी, लिखना जो क्रिया वो कैसी कहलाएगी, द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। एक उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, अध्यापक छात्रों को प्रश्न लिखवा रहा है। अध्यापक छात्रों को प्रश्न लिखवा रहा है। तो क्या एवं किसी किसको दोनों प्रश्नों के उत्तर में प्राप्त होने चाहिए। अध्यापक है तो किसको, तो अध्यापक किसको प्रश्न लिखवा रहा है, उत्तर क्या आएगा, छात्रों को। अध्यापक छात्रों को, प्रश्न की जगह लिखेंगे क्या, अध्यापक छात्रों को क्या लिखवा रहा है, तो क्या लिखवा रहा है, प्रश्न लिखवा रहा है। तो क्या एवं किसी किसको दोनों प्रश्नों के उत्तर हमें प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए यहाँ जो लिखवाना जो क्रिया है वो कैसी कहलाएगी, द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। कैसी कहलाएगी, द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। तो ये था पूर्ण सकर्मक क्रिया में दूसरा भाग, द्विकर्मक क्रिया, जो यहाँ पूरा हो चुका है। अब कुछ एक विशेष नियम है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। क्रिया से संबंधित एक विशेष नियम है, उसका अध्ययन करते हैं। चलिए देखते हैं विशेष नियम। विशेष नियम, इसमें देखिए आप, यदि किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया स्वतः घटित हो रही है तो वहां वह क्रिया अकर्मक क्रिया मानी जाती है। यदि इन क्रियाओं के साथ वाक्य में कर्ता कारक वाचक शब्द लिखा हुआ हो तो वहां वह क्रिया सकर्मक क्रिया मानी जाती है। आप समझिए इस विशेष नियम को। यदि किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया स्वतः घटित हो रही है तो वहां वह क्रिया अकर्मक क्रिया मानी जाती है। यदि इन क्रियाओं के साथ वाक्य में कर्ता कारक वाचक शब्द लिखा हुआ हो तो वहां वह क्रिया सकर्मक क्रिया मानी जाती है। उदाहरण देखिए आप इसका, जैसे पेड़ से पत्ते गिर
रहे हैं। पेड़ से पत्ते गिर रहे। मैंने क्या बताया, यदि किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया स्वतः घटित हो रही है, क्रिया का स्वतः होना ही क्या कहलाता है, अकर्मक क्रिया कहलाता है। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो गिरना अकर्मक क्रिया जो स्वतः हो रही है। हवा के मतलब ये मान लीजिए तेज हवा चल रही है, उस तेज हवा के कारण पेड़ से पत्ते गिरने लगे, तो यहाँ गिरना जो क्रिया है वो क्या कहलाएगी, अकर्मक क्रिया कहलाएगी, अकर्मक क्रिया। इसी उदाहरण को दूसरे तरीके से देखते हैं, कहते हैं जैसे बच्चे पेड़ से पत्ते गिराते हैं। बच्चे पेड़ से पत्ते गिराते हैं। अब यहाँ पेड़ से पत्तों का गिरना कैसी क्रिया कहलाएगी, सकर्मक क्रिया कहलाएगी। क्यों कहलाएगी, मैंने क्या बताया, यदि इन क्रियाओं के साथ वाक्य में कर्ता कारक वाचक शब्द लिखा हुआ है, कर्ता कारक वाचक शब्द से कर्ता कारक वाचक शब्द लिखा हुआ हो, तो वहां वह क्रिया सकर्मक क्रिया मानी जाती है। तो बच्चे तो क्या हो गए, कर्ता, तो बच्चे पेड़ से पत्ते गिराते हैं, तो यहाँ यह क्रिया क्या कहलाएगी, सकर्मक क्रिया कहलाएगी, सकर्मक। यदि क्रिया अपने आप स्वतः घटित हो रही है तब तो अकर्मक क्रिया। यदि उस क्रिया को करवाया जा रहा है तो वह क्रिया कैसी कहलाएगी, सकर्मक क्रिया कहलाएगी। एक उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये मान लीजिए बरसात हो रही है, उस बरसात में बाहर एक मटका रखा हुआ है, अब वो मटका बारिश के पानी से धीरे धीरे भर रहा है, तो यहाँ ये क्रिया स्वतः घटित हो रही है। इस क्रिया को करने के लिए किसी कर्ता की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ यह क्रिया क्या कहलाएगी, अकर्मक क्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अकर्मक क्रिया। अब इसी वाक्य को दूसरे तरीके से देखें, जैसे मैंने लिखा, राजेश बूंद बूंद से घड़ा भर रहा है। राजेश बूंद बूंद से घड़ा भर रहा है। अब यहाँ ये जो घड़ा भर रहा है, इस कार्य को करने के लिए कर्ता की आवश्यकता होगी, क्योंकि कर्ता इस कार्य को कर रहा है। कर्ता क्या कर रहा है, इस कार्य को कर रहा है, वो बूंद बूंद से उस घड़े को भरने का काम कर रहा है। अब इस विशेष नियम को समझिए, यदि किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया स्वतः घटित हो रही है, तो जब क्रिया अपने आप हो रही है तब तो वह क्रिया कैसी कहलाएगी, अकर्मक क्रिया कहलाएगी। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरा, तो बारिश आ रही है, तो बाहर मटका रखा हुआ है, तो बारिश की वजह से वो घड़ा भर रहा है, तो अपने आप ये क्रिया घटित हो रही है, तो ये तो क्या कहलाएगी, अकर्मक क्रिया। यदि इन क्रियाओं के साथ वाक्य में कर्ता कारक वाचक शब्द लिखा हुआ हो, तो वहां वह क्रिया सकर्मक क्रिया मानी जाती है। तो कर्ता कौन हो गया, राजेश हो गया, कर्ता के द्वारा यह काम करवाया जा रहा है, तो राजेश बूंद बूंद से घड़ा भर रहा है, तो यहाँ यह क्रिया क्या कहलाएगी, सकर्मक क्रिया। तो यहाँ यह क्या कहलाएगी, सकर्मक क्रिया कहलाएगी। तो ये थे क्रिया के 3 वर्गीकरण में से पहला वर्गीकरण कर्म के आधार पर क्रिया का भेद, जिसका आज हमने विस्तार से अध्ययन किया। अगला जो वर्गीकरण आएगा वो आएगा काल के आधार पर, उसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।